दिल का दरिया कलम समरीन शाह। जब बेल बजाने वाले ने कसम खा ली कि वो आज सोने वाले को उठाकर ही दम लेगा तो ऐसे कैसे हो सकता था कि सोने वाला पुरसकून से घोरे बेचकर सोता। मोहित ने तकिए से मुंह उठाया और बोला, ओ आ रहा हूँ मरन जोगे, पता नहीं कौन सा खजाना है जो किसी भी हाल में घर में घुसना है। बेड से उतर कर स्लीपर पहने और उसने तेजी से दरवाज़ा खोला। सीढ़ियों से नीचे आया। बेल एक बार फिर बजी। तोबा, चीखा, ओ आ रहा हूँ उल्लू के कान। मोहित ने भागते हुए दरवाज़ा खोला और सामने वाले को सख्त सुस्त सुनाने लगा कि जब एक बारिश में भीगी थर थर कांपती हुई लड़की को देख कर इसने अपनी जुबान को रोका, क्योंकि ये कोई मेल बैरून की गोरी नहीं थी। ये कोई शक्ल से एशियन दिखने वाली लड़की थी, यकीनन इंडियन या पाकिस्तानी होगी। और इसके लिए हैरत की बात थी जो रात के 3 बजे तेज़ बारिश में इसके घर मौजूद थी। मई का दिन था जहाँ सर्दी का समा शुरू होने वाला था। ऑस्ट्रेलिया के अलावा इस वक्त पूरी दुनिया में मौसम बाहर आ चुकी थी और ऑस्ट्रेलियन के स्वेटर पहनने वाले दिन आ गए थे। आई एम सो सॉरी, लेकिन क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, वरना वो लोग मुझे मार देंगे। वो उर्दू में बोली थी क्योंकि उसे मोहित दिखने में पाकिस्तानी लगा था। रात के 3 बजे आप यहाँ क्या कर रही हैं? देखिए प्लीज़, मेरे पाँव पर चोट लगी है, मुझे अपनी मौत की परवाह नहीं है, बस इज़्ज़त की खातिर आपसे दरख्वास्त कर रही हूँ। प्लीज़ प्लीज़, आप एक पाकिस्तानी होने के नाते मेरी मदद कर दें। वो अपने हाथ जोड़ते हुए बोली। मोहित भौंचका गया क्योंकि वो वाकई लड़की की हालत सही नहीं थी। एक तो इसके हाथ खून से भरे हुए थे, ऊपर से इसके पैंट घुटने के साइड से भी रंगी हुई थी। मोहित को तरस आया। वो जल्दी से दरवाज़ा पूरा खोलकर बोला, आइए अंदर आए। वो पीछे हुआ तो वो लड़खड़ाकर अंदर आई। वो दीवार को हाथ लगाने लगी, लेकिन इरेक्टेड साहब कहाँ बर्दाश्त करते हैं, लाख हमदर्दी ही सही, लेकिन इतनी महंगी दीवार पर खून के धब्बे। इसने फौरन इसका हाथ पकड़ लिया। वो करंट खाकर पीछे हुई। आंखों में वहशत थी। मोहित समझ गया, इसलिए बोला, घबराए नहीं, मैं एक शरीफ आदमी हूँ, आपके खून से दीवार गंदी हो जाती। कमाल का साफ गो। मोहित अब भी बाज नहीं आया। आई एम सॉरी, वो शर्मिंदगी से बोली। वो अपना खून से लथपथ हाथ हुडी की जेब में डाला। ये क्या कर रही हैं आप? वो अब तेजी से बोला, आपका कारपेट खराब हो जाएगा। वो मासूमियत से बोली। मोहित को हंसी आई। वो भी क्या बोल जाता है। वो इसे लेकर लाउंज के बजाय किचन में ले गया और वो लंगड़ाते हुए आहिस्ता आहिस्ता करके इसके पीछे आई। मोहित ने तेजी से स्टील की कुर्सी खींची और इसके सामने आके बैठ गया। बैठे आप? वो मशकूर नज़रों से इसे देखते हुए बैठी। वो सीधा कबर्ड को खोलने लगा और वो दर्द से कराह रही थी। वो अपनी पैंट ऊपर करके अपने जख्म देखना चाहती थी, लेकिन वो किसी अजनबी के सामने ये नहीं कर सकती थी, इसलिए सिर झुकाए बैठी रही। अल्लाह का शुक्र है कि घर में घुस गई, वरना तो आज उसके साथ होता। सोचते ही इसका जिस्म कांप चुका था, जबकि आंखों में एक बार फिर वहशत ने जगह ले ली थी। चेहरे पे पसीना एक बार फिर आ गया। उसे रोना ना जाने क्यों आ रहा था। काश वो यहाँ ना आती, काश वो अम्मी और घर वालों की बातों और नज़रों पर कान और आंखें बंद कर लेती, लेकिन वो भी क्या करती। मजबूरी एक ऐसा लफ्ज़ है जो इंसान को बांध देता है, बिल्कुल जंजीर की तरह। वो एड बॉक्स उठाकर लाया और घुटने के बल बैठा तो वो होश में आई। एकदम उसने हाथ पीछे किए। आप रहने दे, मैं खुद कर लूँगी। वो इसकी झिझक भी समझ गया था, इसलिए कंधे उचकाते हुए इसने बॉक्स भी दे दिए। वो बाएं हाथ से पकड़कर इसका शुक्रिया कहने लगी। इसका जिस्म सर्दी और दर्द के 22 झटके खा रहा था। इसे थोड़ा ख्याल आया कि क्यों ना कोई गर्म चीज़ दे दूँ। मैं अभी आया। नींद तो उड़ ही गई थी, इसलिए कॉफ़ी बनाने का इरादा करने से पहले सबसे पहले इसको अपना जंपर दे दिया, वरना जिस तरह इसकी हुडी थी बहुत ही पतली सी, इसे साफ पता चल रहा था इसके पहनने का कोई फ़ायदा नहीं। वो किचन से निकल कर सीधा ऊपर अपने कमरे में पहुंचा और कमरे की तरफ ड्रेसिंग रूम के अंदर दाखिल होकर इसे कुछ तलाश करना चाहा। इस छोटी सी बच्ची टाइप लड़की को कुछ पूरा आ जाए। अलमारी के पट को थामे इसकी पुरसोच नजरें अपने कीमती कपड़ों पर थी। इसमें से अचानक इसने एक ब्लैक जंपर के साथ ब्राउन स्वेटर निकाला। उसके साथ ब्लू सॉफ्ट मटेरियल से बना हुआ पजामा निकालकर वो नीचे की तरफ बढ़ा। देखा वो घुटने की तरफ झुकी एंटीसेप्टिक लगा रही है। दर्द से वो सिसक रही थी। मुहिद इसे देखने लगा। लाइट ब्राउन बाल जिस पर हल्की सी गोल्डन हाईलाइटिंग हुई हुई थी, पोनी में बंधे इसके लंबे बाल मुंह पर आ रहे थे। साफ रंगत पे तीखे नकोश। मुहिद 1 मिनट के लिए तो ठहर गया था, फिर सर झटक कर आगे बढ़ा। बस ठीक थी, ऐसी भी कोई बात नहीं थी। कदमों की चाप पर इसने तेजी से अपनी पेंट नीचे की। पेंट जख्म पर लगने से इसे तकलीफ हुई, लेकिन इसने लब दबा लिए ताकि इसकी आवाज़ ना निकले। ये ले कपड़े आपके गंदे हो चुके होंगे, एंड सामने ही गेस्ट रूम है, आप वहाँ जा सकती हैं। शावर से गर्म पानी निकलता है, बेशक ले लें, आपकी मर्जी, और फिर आप आराम से सो जाएं, कल बात करेंगे। पर मैं, वो झिझकी, क्या आपके घर में और कोई है? वो इसकी बात पर मुस्कुराया। जिस तरह आपने बेल बजाई थी इस तरह मुर्दा भी उठकर आ जाता तो फिर मैं तो इंसान था, मेरे साथ बाकी भी मौजूद होते, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। मैं इस घर में अकेला रहता हूँ। अब इसने देखा उस लड़की का चेहरा सफ़ेद हो गया। आप अकेले? जी मैं अकेला, लेकिन आप घबरा क्यों रही हैं? मैं भूत थोड़ी हूँ। वो कपड़े इसको देने के बजाय काउंटर पर रखते हुए बोला। अकेला मर्द तो किसी भूत से कम नहीं होता, वो खुद से कहते हुए बोली। आंखों में बेबसी के मारे नमी आ गई। एनीवेज, आप ले और बेफिक्र रहे, आप इस घर में महफूज है।
बेशक रूम लॉक कर ले अगर आपको कोई मसला है तो। इसने सर हिलाया और खामोशी से इसके कपड़े उठाए, लड़खड़ाकर चलने लगी। मोहित की नज़र इसके हाथों पर पड़ी जो बड़ी ही अजीब से बैंडेज की थी। ठहरिए ज़ारा ने मुड़कर इसे देखा। हद होगी, आप इससे अच्छा बैंडेज ना ही करती। वो झुंझलाकर बोला और इसका बाजू पकड़ा। ज़ारा ने हाथ खींचना चाहा लेकिन इसकी गिरफ्त मजबूत थी। नहीं ठीक है, आपको ऐसी ही गलत फहमी। चुप, मेरी बेडशीट ख़राब करेंगी आप। देखें इधर से खून बह रहा है। क्या करके आई थी आप? और वो कौन लोग हैं? वो तो इससे ऐसे बात कर रहा था जैसे इनके दरमियान बहुत दोस्ती है और वो फिक्रमंद दोस्त की तरह इसे सिफारिश कर रहा था। वो खामोश रही, अलबत्ता इसे देखने लगी जो अब इसकी पट्टी को उतार रहा था। सांप खींचे हुए थे जैसे इसे बड़ी ही उलझन थी। खिड़की नाक सीधा इसे पॉइंट कर रही थी। काले बाल से सोने के बाइस उलझे हुए थे लेकिन अच्छे लग रहे थे। वो एक 6 फुट 3 इंच का खूबसूरत मर्द, आधे नकूश से पाकिस्तानी और आधे यहीं के रहने वाले नकूश लग रहे थे। ज़ारा ने इसे देखने के बाद नजरें फेरी और दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ने लगी कि अल्लाह ने इसकी हिफाजत करना। मैंने आपसे कुछ पूछा है। मोहित की आवाज़ पर वो चौंकी और इसकी तरफ देखा जो बड़ी ही तेजी और नफासत से इसके हाथ पर पट्टी बांध कर अब कैंची से काट के इसे बांध रहा था। आपने कुछ कहा? मोहित के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। इस बेवकूफ़ से वो कल ही पूछेगा। अब इसकी हालत ठीक नहीं लग रही। कुछ नहीं हो गया, अब आप जाएं, बल्कि रुकिए। वो उठा और अलमारी से मेडिसिन बॉक्स से पेन किलर्स निकाले और पानी का गिलास फ्रिज के बाहर गिलास से पानी डालकर इसकी तरफ आया। ये ले पेन रिलीफ, इससे दर्द ठीक हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपकी बहुत एहसानमंद हूँ, वो शर्मिंदगी से बोली। बहरहाल मैं ऊपर ही हूँ, अगर आपको कुछ भी चाहिए हो आप दीवार के साथ लगा बटन दबा दीजिएगा। एमरजेंसी के लिए लगवाया था, मैं आ जाऊँगा। ऊपर आने की जरूरत नहीं है आपको। पर अब क्या? वो बेजार दिखने लगा। ज़ारा को मुंह बंद करना पड़ा। ऑलरेडी इस अजनबी को तंग कर चुकी थी। वो कमरे में लॉक लगा लेगी, अब इसे कमरे के बाहर चौकीदारी थोड़ी कर सकता था। ठीक है आप जाएं, बड़ी मेहरबानी। वो गहरा सांस लेता हुआ मुड़ गया। ज़ारा भी बढ़ गई। इसने देखा वो ऊपर नहीं गया। उसे देखकर कमरे का इशारा करता हुआ फिर चल पड़ा। वो सर को खम देते हुए अंदर आई, फिर शावर लेने का इरादा करती हुई बढ़ी। वो सोया हुआ था जब बीप की आवाज़ से वो फ़ौरन इसे बंद करने के इरादे से अलार्म की तरफ हाथ बढ़ाने लगा, लेकिन ये अलार्म की बीप नहीं बल्कि फ़ोन की रिंगटोन थी। इसे बिस्तर पर ढूंढने लगा। जब ना मिला तो इसे लानत भेजकर दोबारा तकिए में मुंह दे दिया। जब दोबारा रिंगटोन बजने लगी तो वो सर पकड़कर तेज़ी से बिस्तर से उठा के कंबल इसके पैर से उलझा और वो ठा करके नीचे गिरा। गॉड, क्या मनहूस दिन है। न रात को चैन न दिन को आराम। उफ, कहाँ जाऊँ। इसने अपना सर पकड़ा और उठा तो देखा फ़ोन भी इसके साथ लेटा हुआ था। इसको उठाकर इसने देखा लीज़ा की कॉल थी, ना चाहे इसे उठाना पड़ा। हेलो, वो खासी बदमज़गी से बोला। मोहित, तुम कहाँ हो? ऑफिस क्यों नहीं आए? क्यों, तुम्हारा वर्कर हूँ जो पूछ रही हो क्यों नहीं आया? जो मोहित अफंदी की नींद में खलल डाल रहा था, वो इससे करीबी इंसान भी दुश्मन बन जाता था। तबीयत तो ठीक है? भूल गए हो किससे बात कर रहे हो? हाँ, अंग्रेज़ों से बात कर रहा हूँ जिसने सालों से हमारा जीना हराम किया है। वो उर्दू में बोला क्योंकि लीज़ा इंग्लैंड से थी। देखो, उर्दू में मेरी मत बुराइयां करो, इतनी क्या तकलीफ हुई है, मैं बस परेशान हो गई थी। वो भी तेज़ी से कहने लगी। कोई ज़रूरत नहीं है परेशान होने की। उफ, एक कम थी जो तुमने मेरी नींद ख़राब कर दी। नहीं आ रहा आज ऑफिस, वो कहते हुए खटक से फ़ोन बंद कर चुका था। लीज़ा इसकी गर्लफ्रेंड थी। इसे पता था अब उसे मनाने के लिए एक अदद शॉपिंग जो लाखों पर मुश्तमिल होकर साथ कैंडल लाइट डिनर पर ही वो मानेगी। मुझे क्या भाड़ में जाए, मुझसे इतने नखरे बर्दाश्त नहीं होते। एक दफ़ा मोहित साहब किसी से बेजार हो जाए तो कोई शख्स इनका दिल ठीक करने पर रोक नहीं सकता था, लेकिन इससे 5 दफ़ा ब्रेकअप के बावजूद वो पैचअप कर चुका था। वजह इसकी खूबसूरती और बेइंतहा पैसे की थी। वो मॉडल के बावजूद भी मोहित की खातिर से कंपनी में काम करती थी और मोहित को क्या एतराज़ होना था। काम करते वक्त भी कंपनी मिल जाती थी। आज पहली दफ़ा इसे लीज़ा से मुकम्मल बेजारी हुई थी। इसका दिल नहीं कर रहा था इस लंबे मुँह वाली लड़की की शक्ल देखने को। वो मज़ीद सोना चाहता था, लेकिन इसे याद आया कि एक लड़की भी इस घर में मौजूद है। ज़रा इसका भी पता करें, कहीं चोर वोर ही ना हो। वो तेज़ी से कंबल फेंक कर उठा और बाल संवार के वॉशरूम की तरफ बढ़ा। मुंह धोकर और दांत ब्रश करके वो निकला, नीचे की तरफ बढ़ा। वो नीचे आया तो इसने देखा खामोशी थी, यानी वो अपने कमरे से बाहर नहीं आई थी या डाका डाल के फरार हो गई थी। मोहित दी जेम्स बॉन्ड बनकर दीवार के पास गया और इसे चिपक कर दरवाजे के करीब आया। इसे हैंडल खोलना चाहा, उसी पल हैंडल खुद घुमाया गया और वो बाहर निकली। ज़ारा मोहित को एकदम देखकर घबरा गई और चीख मारी। मोहित खुद भी पहुंच खाकर पीछे हुआ। ज़ारा पहले तो अपने दिल पर हाथ रखकर गहरे गहरे सांस लेने लगी, फिर इसने मोहित को देखा तो इसको देखकर खुद शर्मिंदा हुई। आई एम सॉरी, मुझे लगा। तौबा है, आप चीखती हैं तो लगता है बंदा ऊपर गा रहा हो, चीख में भी सुर है। मोहित की हैरत से कहने पर वो खिफ़त से सुर्ख पड़ गई। आपको कोई काम था? वो इस कमरे की तरफ आने का मकसद पूछने लगी। नहीं, बस देखना चाह रहा था आया आप मशकूक हैं या मजलूम। देखिए, अभी भी आप मुझे अपने घर से निकाल सकते हैं, लेकिन वो कमीना शख्स मुझे जेल भिजवा देगा।
इसलिए जब तक मुझे अपना पासपोर्ट नहीं मिल जाता मुझे कम से कम एक दिन के लिए रहने दें या मुझे इस एड्रेस। ओ मिस, स्पीड ज़रा ब्रेक लगा दें, वरना अभी एक्सीडेंट हो जाना है। इजी इजी लेडी, मैं तुम्हें अपने घर से नहीं निकाल रहा। ओके, किचन में और फिर मुझे आराम से अपनी किचन में आए और फिर मुझे अपनी आराम से अपनी अलिफ लैला सुना लेना, ठीक है। मुझे इसे बोलने से रोक दिया तो ज़रा पुरसकून होगी। चलो कम से कम नेक आदमी है। नेक है या नेकी की शक्ल में एक और दरिंदा। उफ, एक तो ज़ारा की छठी हिस्स इसे गलत टाइम पे गलत ही बंदे को सिग्नल देती थी। सुकून की जगह ज़ारा के दिल में डर आ गया था। पहले सोचा कि यहाँ से भाग जाए, फिर हुआ अगर जेल में घुस गई तो फिर तो ऑस्ट्रेलिया की जेल का तो इसे खूब पता था। ऊपर से अम्मा को पता चला तो वही अल्लाह को प्यारी, और ऊपर से कोई इसका अपना भी नहीं होगा उसे छुड़वाने वाला। मैडम, आपकी मारूफ शख्सियत नहीं है जिसके साथ लोग खड़े होकर तस्वीर बनाएंगे, तो स्टैचू ना बने और जल्दी से लंगड़ा कर आ जाएं। इंतहाई संजीदगी से कहता वो ज़ारा को सोच के दुनिया से निकालते हुए बोला। वो मुईद के एरोगेंस पर बल खाकर रह गई। फिर मजबूरन इसके दिमाग ने सिग्नल दिया, चलो पूरी दुनिया को आजमा लिया है, इसको भी आजमा लेते हैं। वो अंदर आई तो वो साहब जी तो तेज़ी से नाश्ता बनाने में मसरूफ़ हो चुके थे। तोबा, इतना सुगर मर्द और वो भी इतने सलीके और तेज़ी से काम तो शायद किसी औरत ने भी इनको यहाँ ना किया हो। एक तो इसके मामूजाद इतने नखट्टू कामचोर और ये इतने बड़े घर में रहने वाला खुद काम कर रहा है। बेशक बाहर सब काम अपने हाथों से करते हैं, पर ये तो अमीर बंदा है। बाहर इसके 4 करोड़ की आस्टन मार्टिन और ये विला भी तो करोड़ों में होगा। वाकई हम्बल बंदा है। ऐसे खड़े रहेंगे या कुछ करेंगे भी। जल्दी से फ्रिज से दूध निकाले और वो सामने पड़ा है। कॉफ़ी मशीन और कॉफ़ी का डब्बा भी साथ ही पड़ा है। वैसे कॉफ़ी तो बनानी आती है ना आपको। वो तो ऐसे मुखातिब हो रहा था जैसे उस घर की कोई फ़र्द हो और इसे हुक्म दे रहा था, ये काम करो। वो अंदर से झुंझला उठी थी, लेकिन बोली, जी मुझे बनानी आती है। चलो फिर मेरे लिए कैंचिनो और अपने कैपेचिनो और अपने लिए बेशक कोई भी बना लेना। डिमांड्स तो देखो इसको, जैसे ही वो इसकी नौकर हो। वो घूरते हुए लटखड़ाकर आगे चलने लगी तो मुईद ने आगे बढ़कर रिमोट उठाकर फिर सिस्टम से माइकल जैक्सन का बिली जीन और माइकल जैक्सन लगा दिया। फिर जब इसको लंगड़ाते हुए देखा जो कॉफ़ी के पास दूध पकड़ कर गई थी तो इसकी बेइंतहा हंसी आई। इसका वाकई कहका छूट गया। वो घबराकर मुड़ी, क्या हुआ? लेकिन वो कहका लगाने में मसरूफ़ था। उफ, आज माइकल सर जिंदा होते तो पता है आंखों में आंसू आ जाते। आपका स्टेप देकर फिर पता है क्या होता। इसे समझ नहीं आई वो बोल क्या रहा है। फिर भी इसका जवाब दिया। फिर उन्होंने दोबारा मर जाना था। ऐसा क्या हुआ जो मुझे यूं देखकर? फिर ये सारी बात समझ आई। ये लड़का कुछ हद से ज़्यादा एरोगेंट और बदतमीज़ था। वो अगर पाकिस्तान में होती तो अस्फी की तरह इसकी भी दुर्गत बना देती, लेकिन खामोश रही। एक तो ये अजनबी अमीर सिटीजन था, दूसरा इसने इसकी मदद की थी। चुप करके गुस्से का घूंट पीकर बनाने लगी। तब तक वो बहुत तेज़ी से टेबल सेट कर चुका था। मुईद की बिल्ली एबी, खूबसूरत बिल्लियों आंखों वाली, लेकिन थी सिया काली माफिक। वो भी मुईद की तरह शाहाना अंदाज में नींद पूरी करिए किचन में अपने नाश्ते के लिए आई। मुईद एक साइड पर टेबल सेट कर रहा था और वो मुईद को ढूंढती ज़ारा के पास आ गई। और जैसे ही वो ज़ारा की टांगों से गुजरी और फिर ऐसा हुआ जैसे एटम बम फट चुका हो। ज़ारा चीखती हुई काउंटर के ऊपर छलांग लगा गई और इस काले बिल्ले को देखकर और दिमाग माउफ हो गया। एक तो बिल्ली, ऊपर से काली। जिन जैसी ज़ारा को नफरत थी बिल्लियों से और ख़ास डर भी। बिल्ली शोर से और ऊपर उछली तो ज़ारा ने सीधा चीनी दान उसे मारने लगी। जो बिल्ली को तो नहीं, सीधा तेज़ी से आने वाले मुईद को लगा जो एबी को पकड़ने लगा था। मुईद को वो झाड़ सीधा आंखों पर लगा तो वो चकरा उठा था। भगाया इस काली बिल्ली को। ज़ारा को मुईद के बजाय अपनी ही परवाह थी, इसलिए मजीद दीवार के साथ चिपकते हुए बोली। मुईद ने अपनी आंखें पकड़ी और खूनखार नज़रों से इस लड़की को देखा और सामने पड़ा लंबे से आईने वाली अलमारी में देखा तो शौक में चला गया। सत्यानाश जाए इस लड़की का जिसने इस खूबसूरत नशीली आंखों की गिर्द स्याही कर दी है। ये क्या किया तुमने वूमन? पहले इस करम जली को भगाएं। वो देख रही थी जो अब पुरसकून अंदाज में अपनी कैटवॉक में लगी हुई थी। मुईद ने गुस्से से बाजू पकड़ कर खींचा। वो दर्द से खड़ा उठी और गिरने लगी। मुईद ने इसे पकड़ा। ये क्या किया तुमने? और चीखने की क्या जरूरत थी? पहले वो इसी काली सूजी आंख को देखने लगी। वाकई बेचारे को ज्यादा लग गई थी। वो बिल्ली चिपक रही थी। वो कमजोर आवाज में बोली, तो क्या बिल्ली ने तुम जैसे 5 फुट 4 इंच अफलातून को निगल लेना था क्या? इतना सा मुंह है बेचारी का। तुम तो कत्ल करने के दर पे थी। अब मैं ऐसे मुंह को लेकर कहाँ जाऊंगा? उफ, आज का दिन ही मनहूस है। वो उसका बाजू छोड़कर अपनी बेचारी मासूम आंखों का जायजा लेने लगा। ये आपकी सजा है और ये सजा अल्लाह ताला ने दी है मेरा मजाक उड़ाने की। वो तो शुरू से ही मुंह फटती, कहाँ चुप रहने वाली थी। अच्छा एहसान फरामोश औरत, एक तो तुम जैसी डॉन को घर में जगा दी, ऊपर से कपड़े दिए, वो भी 1000 पर मुश्तमिल कपड़े, फिर अपना कमरा और अब नाश्ता करवा रहा हूँ। और जुबान देखो और अपनी हरकतें। ज़ारा को तो जब जवाब दे गया, मैं डॉन नहीं हूँ और ना मैंने जानबूझकर किया है ये सब। वो आप ही करम जली। पहली बात,
खबरदार, इसको करमजली कहा। वो मेरी एबी है, नाम आपको इसी शक्ल देकर रखना चाहिए था। पुलिस सही तुम्हारे पीछे लगी हुई है, एक नंबर की रेसिस्ट हो। अस्तगफुरुल्लाह, कीड़े पड़े आपको, क्या ओल फोल बक रहे हैं। वो तो गलती समझ बैठी थी जब ये सुर्ख चेहरा लिए चीखती पड़ी थी और मुईद को दिल किया इस लड़की को उठाकर जोर से ज़मीन पर पटके। जाहिल लड़की। रेसिस्ट का मतलब होता है नस्ल परस्त। मुईद अपनी उर्दू से इम्प्रेस हो गया। चलो वो पुरानी मुलाजिमा काम आई जिन्होंने उर्दू में एमए किया था और इसको भी अपने लफ्ज़ समझाने लगी, तो इस तरह बोले ना, उफ आपने मेरे हाथों से फिर खून निकाल दिया, कहाँ फंस गई हूँ मैं। वो तो अपने हाथों से निकलते खून को देखकर बेबसी से रो पड़ी, तो वो परेशान हो गया। ओ बीबी, वैसे पक्की पाकिस्तानी ही लग रही हो आप, जो लड़ने के बाद हार मानता हो। देखकर रोने लग जाती है। इधर आए, दे अपना काकू वाला हाथ। वो इसको रोता हुआ देखकर नरम पड़ गया और उसका सफेदी माइल छोटा सा हाथ पकड़कर टेबल की तरफ आया जहाँ नाश्ता ठंडा हो रहा था। 2 प्लेट में पड़ा चिकन एंड अच्छा अब ऑमलेट सैंडविच के साथ 2 ग्लास ऑरेंज जूस के साथ। अब मैं बैंडेज कर रहा हूँ। सारी तफसील बताओ, क्या हुआ, कहाँ से आई हो। मैं सेल्फ वाले स्टाइल से सुना देना, ठीक है। मैं गुलेजार हूँ, मैं एक लड़की हूँ, इतना काफ़ी है। वो खफगी से बोली। वो हंस पड़ा। अच्छा आप लड़की में, मैं तो समझा आप वो हैं। वो क्या, खैर कुछ नहीं, अब बोलें। वो अपने माँ बाप की अकलौती बेटी थी, इसे 2 साल बड़ा इसका एक भाई था। खुशहाल घराना था। गुलजार अपने माँ बाप की खासी लाडली थी और पढ़ाई का भी कोई इतना खास शौक नहीं था, इसलिए बड़ी ही मुश्किलों से इसने एफए किया था और फिर पढ़ाई को खैरबाद कह दिया। जबकि इसके बरक्स इसके भाई को पढ़ाई का हद से ज़्यादा जुनून था, इसलिए वो वकालत में घुस गया। इसकी माँ चाहती थी ये भी ज़्यादा पढ़ ले, लेकिन इसे नॉवलों से फुर्सत मिलती तो सब सोचती इसका तो एक ख्वाब था, बस नॉवेल्स में जैसा हीरो होता है वैसे ही शोर की सूरत मिल जाए, अमीर, खूबसूरत, बड़ी बड़ी आंखों वाला और ख़ास कर नीली आंखों वाला। बस इतनी सी मासूम ख्वाहिश थी इसकी, लेकिन रियलिस्टिक माँ बाप को थोड़ी समझ आनी थी। इसके रिश्ते ढूंढने शुरू कर दिए। एक तो मिडिल क्लास थी, दूसरी बस खुश शक्ल। तालीम को तो इसने टाटा बाय कर दिया था, तो रिश्ते भी तो आम से आने थे और आजकल के ज़माने में तो इक्का दुक्का आना भी गनीमत थे। और जब ज़ारा के रिश्तों को पता चला कि किस किस्म के रिश्ते आ रहे हैं तो वो हत्ते से उठ खड़ गई। अम्मा अब मेरे लिए इस किस्म के रिश्ते आएंगे? शक्ल देखी है इस सलीम मियाँ की, कहीं से भी शहजादा सलीम नहीं लगता। तो तुम कौन सा अनारकली हो? अम्मा कोई इसके तबसरे पर नागवारी हुई। मैं नहीं करने वाली, अनारकली से ज़्यादा ही खूबसूरत हूँ अम्मा। अच्छा क्यों नहीं करने वाली? अच्छा खासा खुशशक्ल है और देखा भला लड़का है, ऊपर से इसकी अपनी बैटरी की दुकान है, अकलौता भी है, 2 बहनें वैसे भी अपने घर की होगी। वो सांवले रंग का मुच्छर सलीम मियाँ बैटरी वाला आपको खुशशक्ल लगता है? तो साफ रंगत पाकर बहुत अकड़ने लगी। मुश्किलों से एफए पास किया हुआ है, अपने भाई की तरह ज़्यादा पढ़ने लगती तो हमें एतराज़ ना होता। माँ की बात सुनकर वो बाप के पास गई और अब्बा भी इस बार अम्मा से मुत्तफिक थे। ये बात सुनते ही ज़ारा का मुंह खुल गया। फिर इसने पढ़ाई मजीद जारी रखने का फैसला किया। हसीब इसका बड़ा भाई हंस पड़ा कि जिस तरह इसने नंबर लिए हैं कोई आम सी यूनिवर्सिटी भी ना उसे चुने। बदले में ज़ारा ने हसीब की एक केस स्टडी के नोट्स घुमा दिए। हसीब इसके कमरे में दुंदनाता हुआ आया। मेरे रहमान वाले केस के नोट्स कहाँ हैं? अब वो 11 में आलियान का दुखड़ा पढ़ रही थी जब इसका भाई अपना दुखड़ा सामने ले आया। कौन से नोट्स भाई? ज़ारा बनो मत, चलो नोट्स तो मेरे शाबाश। मंडे को मेरी प्रेजेंटेशन है, अभी तो मंगल है, इतवार को दे दूंगी। तब तक इस मनहूस अमराहा को तो पढ़ लूँ। तोबा कितनी जालिम है बेचारा आलियान। अभी आलियान टपक पड़ा। बहुत पहले वो कौन सा था किरदार? अगर तुम हाशिम की बात कर रहे हो तो हाँ, वो अभी भी पहला प्यार है। हाय क्या वकील था, लेकिन तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को देखकर वकीलों की सारी इमेज खराब हो गई है। वैसे क्या एक भी नहीं वही संभालने वाला जो लाह के सूट में मलबूस 50,000 के हेयर कट में लोगों को मार देने वाला? हाय। वो हाथ में आलियान की हमदर्दी को भूलकर अब हाशिम का सोच रही थी। हाँ एक है बशीर कारदार, वो बच्चे संभालता है अपने, तो मिलवाऊं फिट्टे मुंह तुम्हारा। अब शक्ल गुम करो। हाशिम के खिलाफ बोलने वाले मुझे सख्त जहर लगते हैं। हाशिम की बच्ची? हसीब दांत पीसते हुए बोला। ज़ारा तो तड़प उठी थी। हाय मेरे कान क्यों नहीं फट गए? निकल जाओ हसीब, इससे पहले तुम्हारा कत्ल कर दूं। वो बुक छोड़कर इसे धक्का देने लगी। पहले नोट्स दे मोटी, भेंगे नहीं दूंगी नोट्स। निकल आया बड़ा हाशिम के खिलाफ बोलने वाला। चल अल्लाह तुम्हें कातिल वो संभालने वाला किरदार भाई दें। चलो नोट्स दो। ज़ारा ने इसे घूरा। पहले एक शर्त। वो क्या? अब्बा अम्मा को मुझे शादी नहीं करनी उस सलीम मियाँ से, शादी भी नहीं करनी और मियाँ भी कह रही हो। लड़की दिमाग तो सेट है। हसीब ने अपनी फिसलती हुई ऐनक ऊपर की। फजूल मत बोलो। अच्छा सुनो, अब्बा अम्मा को कह देना वो
कितना कोजा है, ऊपर से टू मच गरीब। तो तुम कौन सा प्रिंसेस डियाना हो जो तुम्हें चार्ल्स चाहिए? उनको छोड़ो, तलाक, मौत, दूसरी शादी, ये कोई मोहब्बत हुई भला? इसी तरह बहस मुबाहिसे में जीत ज़ारा की हुई और उसने हसीब को कायल कर लिया। लेकिन हसीब ने यह कहा था कि वो पढ़ाई करेगी तो दिल से करेगी। इसका एडमिशन इसे शौक के बिना पर ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग में हो गया। चूँकि काम कंप्यूटर पर था और ज़्यादा मगजमारी नहीं करनी थी, इसलिए वो तो खुश हो गई और अम्मा अब्बा भी खामोश हो गए। इसी तरह ज़ारा को 3 महीने हो गए। हसीब इतने दिनों बाद वापस आया और अब्बा और अम्मी से कोई बात की जिस पर वो आग बगोला हो गई। ज़ारा को तो नहीं पता चला था। वो तो रात को अब्बा की डांट से भरी आवाज़ पर जो वजदान मुस्तफ़ा की गम में डूबी हुई थी, फ़ौरन तेज़ी से निकली और हसीब खड़ा इनसे बात कर रहा था। अब्बा, वो जज की बेटी है, इसमें मेरा ही फ़ायदा है। बेटा, वो अच्छे ख़ानदान के लोग नहीं हैं। तुमने खुद अखबार में इस लड़की की माँ का केस देखा है और वो लड़की भी ठीक नहीं है। अब्बू प्लीज़, सना के खिलाफ मैं एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगा। आप लोगों को मैं कार्ड भिजवा दूंगा, आना तो आइए, नहीं आना तो मेरा और आपका रिश्ता ख़त्म। ज़ारा ने मुंह पर हाथ रखा। वो तो इसका भाई नहीं लग रहा था। इतना बेहिस, ये गैर लड़की की मोहब्बत की खातिर इंसान तो बेहिस हो जाता है कि अपने पेट काट कर खिलाने वाले, अपनी जान कुर्बान कर देने वाले माँ बाप का भी नहीं सोचते। गुस्से की लहर ज़ारा के अंदर वो दौड़ी। वो सीधा भागते हुए हसीब के कमरे में गई। हसीब, कान खोलकर सुन लो मेरी बात। अगर तुम यहाँ से गए तो खुदा की कसम मैं सना टना का चेहरा नोच लूंगी। तुम्हें ज़रा भी लिहाज नहीं हुआ? अब्बा तो पत्थर के हो गए। ज़ारा, तुम इस वक्त दफ़ा हो जाओ यहाँ से, ये ना हो मेरा हाथ उठ जाए। अब ज़ारा साकित हो गई। क्या मामला इतना बिगड़ गया है कि इसका जान उठा देने वाला भाई अब इस पर हाथ उठाने की बात कर रहा है? आंखों में नमी आई और उस पर लानत भेज के बाहर आई। तो अब्बा और अम्मा बिल्कुल खामोश बैठे। ज़ारा से इनकी खामोशी बर्दाश्त ना हुई तो सीधा इनके पास आई और घुटने के बल बैठ के इनकी गोद में सर रख दिया। अब्बा चौंके। छोड़े इस गधे को, अकल जब आएगी ना तब आपके पैर पकड़कर माफ़ी मांगेंगे और अगर अकल ना आई तो इसके अंदर रहकर खून के आंसू रोएगा। अल्लाह ना करे कैसी बदफाल मुंह से निकाल रही हो। माँ तो तड़प उठी थी। अब्बा मुस्कुरा उठे। सही तो कह रही हो, आप लोगों को तकलीफ देकर कभी खुश नहीं रह सकता। इस तरह हसीब उनसे नाराज लाहौर चला गया। ज़ारा को बड़ा गुस्सा आया। उसी तरह महीने गुजर गए और पता चला वो शादी कर चुका है और हनीमून मनाने इसके पैसे पर दुबई गया हुआ है। ज़ारा को पता चला तो 100 गालियाँ नवाजी। अगर जा भी रहा था तो पूछ भी लेता कि बहन तुमने भी देखना है दुबई मनहूस। इसका एक रिश्ता आया था, वो इनकार करना चाहती थी क्योंकि इस बार भी रिश्ता इसके म्यार का नहीं था। अम्मी, आप ऐसे लोगों को सीरियस क्यों लेती हैं? वो माल्टे के साथ बड़ी हसरत ज़दा नज़रों से फवाद खान को टीवी पे देख रही थी जो अपनी हीरोइन के साथ रोमांटिक डायलॉग मार रहा था। अम्मी, ऐसा दिमाग क्यों नहीं आता? सलीम, मुमताज़, तोबा, नाम भी देखो इनके। पहले आईने में जाकर अपनी शक्ल देखो। अम्मी करेले काट रही थी जब वो जल कर बोली। अम्मी, पूरे मोहल्ले में मेरी जैसी स्किन, मेरी जैसी ड्रेसिंग हो तो बताइएगा। अभी अभी खाला परवीन की बेटी की शादी, मैंने वो ब्लू लंबी से फ्रॉक के साथ ऊपर बालों का जूड़ा बनाया तो खाली सादे से झुमके पहने थे ना, तो सारी लड़कियां मुझे कह रही थी मायरा खान लग रही हो, लक स्टाइल अवार्ड वाली। वो इतरा कर माल्टे के छिलके प्लेट में रखकर उठी और अम्मी तो बाकायदा परेशान हो गई। इस लड़की का क्या होगा? ये तुम्हारी कहानी है या पूरा नॉवल? शॉर्ट फॉर्म में बताइए मोहतरमा, आपके साथ हुआ क्या? मोइन ने जूस का सीप लेते हुए इसको तकरीबन चीखते हुए टोका। देखिए, अगर मैं आपको एक एक बात हर्फ बहर्फ नहीं बताऊंगी तो स्टोरी आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगी। स्टोरी में मुझे आपकी नालायकी, रेसिम, बेइंतहा खूबसूरती का कॉन्शियस, नॉवेल्स के दीवाने के अलावा आपके साथ क्या गम है? वो अपना सर पीट रहा था। इस लड़की की मदद करके ये बताना ज़रूरी था, वरना आप मेरा गम नहीं समझ सकते। तो फिर ये हुआ। वो सैंडविच से लुत्फानंदोज होते हुए बोली। भाग जा मुईद, इससे पहले ये लड़की तेरा सारा दिन बर्बाद कर दे। वो दिमाग पर सोचते हुए जल्दी से उठा। मैं चलता हूँ, मेरा कुछ काम है। इबी इधर आओ, कम टू डैडी। इसका ये कहना गजब हो गया। वो जो अपनी दास्तान सुना रही थी, अचानक वो चेयर के ऊपर चढ़ी, दूर फेंके इस करम जली को। इबी सीधा भागते हुए मुईद के पास आई, अपनी नीली आंखें ज़ारा के सामने करके। ज़ारा ने छुरी उठाकर इस पर वार करने लगी। मुईद ने इसका बाजू पकड़ा, बिल्ली को छोड़ा और जो ज़ारा कुर्सी से गिरने वाली थी, मुईद ने इसको पकड़ लिया। ज़ारा इससे कंधे को पकड़ चुकी थी, आंखें जोर से भींच ली। जबकि मुईद एकदम रुक इसे चेहरा देखने लगा तो एक सेकंड के लिए ठहर गया, लेकिन एक सेकंड ही था क्योंकि ना तो ये फैंटेसी थी और ना ही कोई मूवी। इसलिए इसको छोड़कर बोला, खबरदार मेरी एब्बी को कत्ल करने की कोशिश की, पुलिस को बुलवाऊंगा। आप सीधे सीधे बताइए, या फिर अब तक वो पुलिस भी यहाँ से गुजर गई होगी। बराए मेहरबानी यहाँ से तशरीफ ले जाए। ज़ारा से अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। खूनखार नज़रों से इसी करम जली को ऐसे देखा जैसे इसकी सौकन हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आपको पैसे और कपड़े भिजवा दूंगी। और इस करम जली का कफन भी। वो जलकर कहती लंगड़ाकर चलने लगी। तोबा तोबा, कैसी मेरी जान के लिए फजूल बात कर रही हो?
तौबा तौबा, लोग अब बिल्लियों तक को भी जान जानू कहने लगे, क़यामत की निशानियां हैं। वो तेजी से बुड़बुड़ाती जाने लगी। जब एबी को इसकी बात पसंद आई तभी से सामने गुजरी और वो एक बार फिर चीखी। ज़ारा को सेटल करके वो मैसन की कॉल पर सीधा वेकेशन रूम कैफे पहुंचा। फिलहाल इसने ज़ारा को नहीं निकाला। एक तो इससे घुटने और हाथ जख्मी, दूसरा वो इसी बेवकूफ़ियाँ देख चुका था। इसने बाहर निकलकर लाजिम पकड़ा जाना था। इतनी तो वो हमदर्दी रखता था इससे। अपने दोस्त के ग्रुप पर नज़र पड़ते ही वो अपने कोट के कॉलर ठीक करता हुआ अंदर बढ़ा। मैसन और अलोर्द ने देख लिया तो इसकी तरफ बड़े ही तेजी से नशीली आंखों की गिर स्याही देखकर वो हंसना शुरू हो गए। मुझे दांत कचकचाए, अपनी बत्तीसी अंदर करो वरना मैंने एक भी नहीं छोड़नी। किसी माइक को छेड़ा था तूने? अलोट ने हंसी को फिर भी ब्रेक नहीं लगाई। कौन सी चिक ने तुम्हारा ये हाल किया है? मोहित को ज़ारा के लिए मेसन की अल्फाज ज़रा भी पसंद नहीं आए। हालांकि इसे क्या पता कौन ज़ारा, ये इसे क्या हो रहा है। बस सीढ़ियों से गिर गया था। ये ऐसी कौन सी सीढ़ियाँ थी जो सिर्फ तेरी नशे करती हुई आंखों पर ही जाकर लगी हैं? वो फिर कहते हुए बाज ना आए थे। दफ़ा हो तुम दोनों, जा रहा हूँ मैं। अच्छा रुक, अब असल बात बताना। हमें पता है तुझे कुछ पता है। मुईद, मैसन और अलोर हाई स्कूल से बेस्ट फ्रेंड थे। मुईद जब 15 साल का था तो इसकी मम्मी ने किसी रिच ब्रूस कोरे से शादी कर ली थी। इसकी मम्मी खुद क्रिश्चियन थी तो इसे कौन सी परवाह थी। मम्मी वैसे भी इसे बाप से नहीं इसकी दौलत से प्यार करती थी। अगर इसे बाप से करती तो मजीद दौलत के पीछे ना भागती और मुईद के साथ ही इसे बाप की जायदाद पे अपनी ज़िंदगी गुजारती। लेकिन चूंकि इनको साथी के साथ जायदाद अपने नाम करने का शौक था, क्योंकि मुईद के वालिद ने सारी प्रॉपर्टी मुईद के नाम की थी। मुझे इस माहौल के रहने के बावजूद इसे अकेले रहने से बहुत तकलीफ हुई थी। मगरिब में पलने वाले लड़के में मशरिक के भी रंग थे। जानबूझकर बेहिसी का लबादा ओढ़कर वो अपनी ज़िंदगी भरपूर इंजॉय करने की कोशिश करता। स्कॉलरशिप लेते लेते इसकी पढ़ाई पर कोई खर्चा नहीं हुआ और आर्किटेक्चर की लाइन में घुसकर इस वक्त मेलबोर्न का टॉप 10 आर्किटेक्चर्स में आ चुका था और एक आइडियल लाइफ गुजार रहा था। लेकिन न जाने क्यों इसको अपनी ये लाइफ बेरंग सी लग रही थी। जो अचानक ज़ारा के एक दिन आने से वो परेशान होने के बावजूद कुछ महसूस कर रहा था, जो दिल को न जाने क्यों अजीब एहसास से दोचार कर रहा था। वो इसके सोफे पर बैठी अभी अभी इसके फ्रिज से मिल्क शेक निकाल कर टीवी ऑन करके पी रही थी, लेकिन वो टीवी को गौर नहीं कर रही थी। जहाँ वो माजी में चले गई, जहाँ से खबर आई थी कि हसीब और उसकी बीवी ट्रिप की वापसी से प्लेन में आ रहे थे कि अचानक मौसम खराबी के बाइस प्लेन कंट्रोल में ना रहा और क्रैश की सूरत में फ्लाइट में मौजूद सारे पैसेंजर्स जहां बहक हो गए। और ये बात ज़ारा की फैमिली समेत को अंदर तक तोड़ चुकी थी। ज़ारा को यकीन नहीं आ रहा था इसका भाई अचानक इनकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए नाराज़ होकर चला जाएगा। अब्बा तो ये सदमा बर्दाश्त ना कर सके और वो भी अपने बेटे के पास इसके मैयत के दफनाने के एक हफ्ता बाद इसके पास पहुंच गए थे। अब ज़ारा के असाब ही झंझोड़ चुके थे। इसे समझ नहीं आई थी सिर्फ एक हफ्ते में से पूरी दुनिया पलट गई थी। अब वो और अम्मी अकेले कैसे इस दुनिया का मुकाबला करेंगी। वो माजी में खोई हुई थी कि अचानक बेल हुई। वो अच्छी उछल पड़ी। शुक्र के मिल्क शेक सही सलामत रहा। बेल दोबारा हुई, फिर कोई अचानक दरवाज़ा खुलकर अंदर आया। इसे लगा मनहूस आधे घंटे में आ गया है, लेकिन जब हेल की आवाज़ पर इसने देखा कोई रेड ड्रेस और रेड कोट में मलबूस लंबे बालों वाली लड़की है। इसे अजीब नज़रों से देख रही है और जब बोली तो काटदार लहजे में बोली, तुम कौन हो और ये मुईद के कपड़ों में क्या कर रही हो? ज़ारा ने भी इसका जायजा लिया। वो तेजी से बोली, मिल्क शेक पी रही हूँ। इसके इस जवाब की तवक्का नहीं थी, लेकिन लीजा समझी वो तंज कह रही है। तुम कौन हो और मेरे बॉयफ्रेंड के घर पर और कपड़े में क्या कर रही हो? ज़ारा को अचूका लगा। इसने मुंह पर हाथ रखा। इस शख्स का टेस्ट कितना ख़राब है, चाहे वो जानवर पे हो या लड़की पे। ओ तो तुम प्लास्टिक फेस उसकी गर्लफ्रेंड हो? वो मुंह खोले इसको देखने लगी, जो खिलखिलाकर हंस रही थी। शट अप, देखो जो कोई भी हो यहाँ से फौरन निकलो। अभी इस मुझसे पूछती हूँ। मुझे छोड़कर दूसरे पर मुंह मारने लगा। ये बात ज़ारा को आग लगा गई। यू शट अप, पहले शक्ल तो देखो अपनी बंदरिया। वो बंदर तो बेजार होगा ही लेकिन मैं इसी कोई तुम्हारी इतना गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। कौन हो फिर? वो चीख ही पड़ी। अभी बताऊंगी। मुईद मुझे पुलिस की धमकी देने वाले, मैं इसकी बेबी हूँ। कल ही मुईद ने मुझसे शादी कर ली थी। जो दिमाग में आया इसने बोल डाला और लीजा का मुंह पर हाथ किया। जेसिस। मुईद अपनी दास्तान ख़त्म करके कॉफ़ी का सिप ले रहा था। कड़वी कॉफ़ी अपने अंदर उतारता बिल्कुल चुप हो गया। तो इस डॉन को अपने घर क्यों रखा? सोच रहा हूँ पुलिस के हवाले कर दूँ, फिर इससे हमदर्दी महसूस होती है। और अब बताओ मैं क्या करूँ? तो ने इसे पूरी स्टोरी क्यों नहीं सुनी? आधे घंटे की स्टोरी में वो उर्दू के नावल और फवाद खान की दीवानी, कामचोर और रेसिस्ट के अलावा मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता चला। अब मैं बताऊं, मैं अपना सर खाली करवा के आता। ओहो तू टेंशन ना ले, कुछ सोचते हैं, चल थोड़ा और सिप ले। अलूर को केटल पीते हुए बोले। अचानक इसका फ़ोन बजा तो इसके चेहरे में मजीद बेजारी आ गई। इसका क्या करूं? ये कब पीछा छोड़ेगी? लीजा का नंबर देखकर इसने फ़ौरन कॉल काटी। बेटा ये तो एल्फी है, इतनी आसानी से नहीं पीछा छोड़ने वाली।
उफ, आजकल सारे गर्दिश में लग रहे हैं। जब भी दिन खराब है एक ही दिन में सारे गर्दिश में। वाह मोहित, मैसन ने इसे कंधे पर हाथ मारा। उफ, उठा ले, ये ना हो तेरे सर पर आ पहुंचे। इसे नाचार उठा लिया। हेलो, तूने शादी कर ली? मोहित को समझ नहीं आई वो क्या कह रही है। मैं कुछ पूछ रही हूँ मोहित, ये क्या कह रही हो? झूठ मत बोलना वरना मैं तुम्हारा सर गंजा कर दूंगी। तुमने शादी कर ली है? मैंने भला किससे? तुम कहाँ हो और ये किसने बकवास की है? मोहित का दिमाग पहले से खराब था, मजीद खराब हो गया। मैं इस वक्त तुम्हारे घर पर मौजूद हूँ और तुम्हारी बीवी तुम्हारे ही कपड़ों में मुझे बावर करा रही है और मुझे घर से निकाल रही है। और मोहित ने गुस्से से हाथ टेबल पर मारा। मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। वो तेजी से उठा और इसके दोस्त अरे अरे करते रह गए। अब खड़ी क्या हो, मेरा शोर तुम्हें धक्के देकर निकालेगा, जारा ने इतराकर कहते हुए मालकाना लहजे में कहा। तुमको बताऊंगी मैं। हाँ बताए, मैं सुन रही हूँ। अचानक मोहित साहब घर के अंदर दाखिल हुआ और जारा को बैठे हुए जबकि लीजा को खड़े चक्कर काटते हुए देखा। जारा ने मुड़कर मोहित को देखा जो इसे नहीं लीजा को देख रहा था। आ गया इस डोल का रोमियो। लीजा ने मोहित को देखा और इस पर झपटी। हाउ कुड यू डू दिस टू मी? 2 दिन छुट्टियों में क्या गई, तुमने शादी कर ली? जारा को हंसी आई और मोहित ने इसे खूनखार नजरों से देखा। यार लीजा, आई एम सॉरी, मैंने शादी कर ली। मोहित को सफाई पेश करने के बजाय इसके झूठ पर तायद करने पर झटका लगा। वो मुंह खोले मोहित को देखने लगी जो अब इसको सबक सिखाने वाला था। जारा का मुंह खुल गया। वो जो इस जवाब का तवक्का हरगिज नहीं कर रही थी वो तो इसे 2 हाथ आगे निकला। देखो लीजा, मैंने हमेशा तुम्हें दोस्त माना लेकिन मैंने मोहब्बत जारा से की है। मेरी बीवी को देखो कितनी खूबसूरत है। जारा का चेहरा लाल पता नहीं शर्म से हुआ था या गुस्से से, लेकिन ये तो बहुत कमीना निकला। इस आम सी शक्ल में क्या है जो तुमने मुझ जैसी को रिजेक्ट किया? लीजा रोने लगी। मुझे इतने मस्तूरी घूरी दिखाई वरना हंसी बड़ी आ रही थी। एक तो जारा की हालत भी बड़ी मजे देने वाली थी। लीजा, तुम मेरे घर में हो, मेरी वाइफ को ऐसे नहीं कह सकती। वो बोलता हुआ जारा की तरफ बढ़ा। जारा को लगा अभी अपने ड्रामे को अगले लेवल पर लेकर जाएगा। वो चलने लगी जब मुझे इसे कमर में अपना बाजू डाला और अपने साथ लगाया। देखो कितनी खूबसूरत है, मैं तो इसको देखते ही पहली नज़र में दीवाना हो गया। खुद पर इख्तियार ना रख सका तो शादी की ऑफर कर डाली। अब मुझे जैसे हैंडसम को कौन इनकार करता है भला? इसलिए तुम भी कोई अच्छा सा पार्टनर ढूंढो और इसके साथ खुश रहो। जारा का दिमाग मौफ हो गया, चेहरा लट्टे की माने सफेद हो गया। इससे हाथ हटाना चाहा लेकिन गिरफ्त मजबूत हो गई। इसे लगा जो कल इसके साथ वाकया हो गया आज भी होगा। इसने आहिस्ता से बोला, मोहित प्लीज मुझे छोड़ दो। वो कांपते लहजे में बोली। मोहित पीछे होकर अपने घेरे में ले गया और अपनी गाल इसके साथ मिस किया। तब तो लगा वो बेहोश होकर गिर जाएगी। वो हटने लगी तब वो इसके साथ और जुड़ता चला गया। अब जाओ भी, हमारी वाइफ हमसे नाराज है, मैं इसको जरा मनाऊंगा। वो इस इंग्लिश में लानत भेजकर चले गई। मोहित फौरन इससे अलग हुआ और जारा गुस्से से मुड़ी और एक थप्पड़ मारने वाली थी कि मोहित ने इसका हाथ पकड़ लिया। थप्पड़ मारने से पहले सोच लेना, ये तुम्हारा ही अमाल नामा है। मेरे घर में रहोगी और मुझे ही फंसाओगी, ऐसे तो नहीं चलेगा। मैंने तुम्हारी मदद की और तुम मेरे लिए मुश्किल बना रही थी। आंसू जारा की आंखों में सैलाब की तरह आए और मोहित और झला गया। रोने से मैं नरम नहीं पड़ जाऊंगा, इसलिए अपने कपड़े बदलो और जाओ यहाँ से। मेरी तरफ से तुम्हें पुलिस स्टेशन में उम्र कैद हो जाए या फांसी हो जाए, आई डोंट केयर। बहुत कर ली तुम जैसे चोरों की मदद। सही कह रहे हो, मुझे इस दरिंदा सब दुनिया में रहना ही नहीं चाहिए। इससे 1000 गुना महफूज पुलिस स्टेशन या कब्र में रहूंगी जहाँ ना डर होगा ना फिक्र होगी। बस आप आज़ाद नहीं होंगे। अगर ये आज़ादी, रिश्ते, एहसास मेरी इज्जत निगल लेती है तो भाड़ में जाए ऐसी दुनिया, ऐसी दौलत, ऐसी आज़ादी। इसके लहजे में गहरा कुर्ब था और चेहरे बिल्कुल सपाट। मोहित को एकदम कुछ हुआ, ये क्या कह रही है? और मुझे पुलिस इस बात पर पकड़ रही है क्योंकि मैंने 2 इलीगल काम किए हैं जो मुझ जैसे बेवकूफ़ जैन को खुद मालूम नहीं थे, और जब मालूम हुए तो यहाँ से भाग आई थी। मुझे खुद से घिन हो रही थी कि ज़ारा तुम ऐसे काम कर सकती हो। खैर, आपके कपड़े आपको वापस करती हूँ, तब तक आप पुलिस को कॉल करें। वो जाने लगी जब मोहित ने इसका हाथ पकड़कर रोका। इसने हाथ निकालना चाहा लेकिन मोहित ने गिरफ्त मजबूत कर ली। बताओ क्या हुआ था? मुझे पता है तुम अपनी इस जोली वाले रूप में अपना दर्द छुपा रही हो। मैं भी कोई बच्चा नहीं हूँ जो 20 साल मर्द हूँ। इतनी तो दुनिया मैंने देख रखी है। जो मेरे साथ हुआ हो, मुझे लोगों की फीलिंग्स को और उनका चेहरा पढ़ लेता हूँ। अगर तुमने वाकई चोर या डॉन हो जो भी होती तो क्या मैं तुम्हें अंदर आने देता? क्या मैं तुम्हें इतना बेवकूफ़ लगता हूँ कि एक तो इस लड़की को अपने कपड़े, घर में जगह, नाश्ता एक्स्ट्रा, एक रूम एक्स्ट्रा देता जो एक मुजरिम होती? नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है तुम ऐसी नहीं हो। अब बोलो, हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वो मुड़ी और मोहित ने सोफे पर बैठने का इशारा किया। अब्बा और हसीब को गुजरे 2.5 साल हो गए और वो अम्मा के कहने पर मजबूरन इन्हें इसे नानी के घर जाना पड़ा जहाँ इसे मामू रहते हैं। मामू तो खुश थे इनको अपने साथ रखने पर, लेकिन मोमानी और इनके बच्चे कुछ खास खुश नहीं थे और ये चीज़ ज़ारा ने बहुत महसूस की थी। अम्मा तो बस हाथों में तस्वीर और अपनी नमाजें तवील करके अल्लाह की होकर रह गई थी, इसलिए इतना महसूस नहीं हुआ। वो ज़ारा के आने जाने पर, पढ़ाई करने पर और कभी कभार ऐसे ही फारिग बैठने पर खार खाने लगे। पहले तो चुप थे लेकिन अब इनकी ज़ुबानें भी खूब चलने लगी थी जो ज़ारा की बर्दाश्त से बाहर थी। इसलिए शाम को उसकी क्लासेस होती थी और सुबह वो किसी स्कूल में इंटरव्यू
देकर बच्चों को कंप्यूटर पढ़ाने लगी, जिससे वो अपना और अम्मा का खर्चा उठाने लगी। मामू को इसकी नौकरी से एतराज़ था, लेकिन इसने दबे लफ्ज़ों में बता दिया कि मामी और बच्चों को नहीं पसंद, आप ही पैसों पर पलना, और वैसे भी अम्मी की जिम्मेदारी इस पर ज़्यादा है। मामू आगे से क्या कहते, ज़्यादा जोर भी नहीं दे सकते। वो एक दिन पढ़ा रही थी जब क्लास खत्म होने के बाद इसकी एक स्टूडेंट इसके पास आई और बोली, मिस मेरे चाचू आपसे मिलना चाहते हैं। ज़ारा जो अपनी क्लास में ही बैठकर कॉपी चेक करने लगी, क्योंकि ब्रेक के बाद भी इसकी क्लास थी, वो एकदम एक कॉपी चेक करते हुए चौंकी और बोली, क्यों दुआ खैरियत है, आपको मैं सही नहीं पढ़ा रही। जितनी भी वो जिम्मेदार और समझदार बन गई थी, लेकिन अभी भी इसके अंदर सादगी और भूलपन था। नहीं मिस, वो तो आपकी बहुत तारीफ करते हैं कि आप इतना अच्छा कंप्यूटर पढ़ाती हैं और ऑपरेट भी कितना अच्छा आता है। जब मैंने उन्हें बताया कि आप 3D डिज़ाइनर और वेब साइंटिस्ट भी वेबसाइट से बना लेती हैं, तो उन्होंने कहा वो आपसे मिलना चाहेंगे। ओह, फिर इनको मुझसे क्या काम, आज चाचू मुझे लेने आएंगे तो आप उनसे मिलकर पूछ लीजिएगा। वो बेचारी समझी इससे कोई और नौकरी मिल जाएगी, पैसे भी अच्छे खासे मिल जाएंगे, इसलिए वो राज़ी हो गई। वो बाद में भूल गई और घर के लिए निकलने लगी जब दुआ की आवाज़ आई, मिस मिस आप कहाँ जा रही हैं, हमारी गाड़ी तो यहाँ है। वो कहते हुए उसके पास आई और ज़रा मुड़ी तो इसने देखा इसके चाचू खड़े हुए थे, ब्लैक सूट और ब्लैक होंडा में। वो कोई खुशशक्ल आदमी था जो चलता हुआ इसके पास आया। आप हैं गुलेज़ारा, दुआ की कंप्यूटर की टीचर। गुलेज़ारा ने सर इस बात में हिलाया, और मैंने सुना आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग पढ़ रही हैं। जी सर, आपको कोई काम था? थैंक गॉड मुझे कोई तो मिला। आप क्या मुझे एक अच्छी सी वेबसाइट का डेमो दे सकती हैं? ये रहा मेरा कार्ड एंड ईमेल एड्रेस। मुझे कोशिश कीजिएगा कि आप 4 दिन में दे दें, मुझे अपने काम के लिए बहुत ज़रूरत है। अगर मुझे आपका काम पसंद आया, मैं चाहूँ आप मेरे ऑस्ट्रेलिया की कंपनी के लिए काम करें। ज़ारा एकदम शौक हो गई, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी की नौकरी।